हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए सेट नंबर 30। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और ये हमारा 10,000 एमसीक्यू कोर्स का एक पार्ट है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, मेरे दो पेड कोर्सेज 10,000 एमसीक्यू कोर्स, ऐसे हमारा जीएस कोर्स आता है, आप परचेज कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप के ऊपर और जो है studyIQ.com पे अवेल कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताएं अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में कौन से प्रिंसिपल जो हैं अप्लाइड होते हैं? तो ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर चलते हैं पहले नंबर पे। मेंबर ऑफ द कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ये बिल्कुल सही है। जो कैबिनेट के मेंबर होते हैं वो हाईली डिसीजन मेकिंग बंदे होते हैं और जिसमें आपके प्रधानमंत्री भी होंगे और जो मिनिस्टर होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, हाउस ऑफ कॉमन में से या आपके लोकसभा से। तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस टिल दे इंजॉय द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट। ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी आपका करेक्ट आंसर है कि मिनिस्टर जो है ये तब तक रहते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस इंजॉय करते हैं आपके पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर। बिल्कुल सही है। इन द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि उनके पास जो है मेजॉरिटी है, उनके पास मेजॉरिटी है। मेजॉरिटी मतलब लोग ज़्यादा हैं। कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। ये स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट है, ये आपका गलत हो गया। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो ये कैबिनेट के अंदर नहीं होते। क्लियर? ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जो होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर? ये याद रखिए। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत, पहले दो पॉइंट आपके बिल्कुल सही। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 and 2 इज द करेक्ट वन। 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में तो आपका लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें चलती हैं। कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म फंड्स, जैसे आपका एफडीआई हो गया, एफआईआई हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हो गया, जब बाहर के पैसे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा। फॉरेन लोन्स बिल्कुल आपका कैपिटल अकाउंट में आएंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है ये भी आपकी आएगी। प्राइवेट रेमिटेंसेज गलत है ये। प्राइवेट रेमिटेंसेज, पर्सनल रेमिटेंसेज जो होती हैं आपकी पर्सनल इनकम्स होती हैं, ट्रांसफर्स होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किया जाता है। बॉर्डर इनकम, सीजनल इनकम, शॉर्ट टर्म वर्कर्स, एनआरआईज वगैरह वगैरह। क्लियर? तो ये आपका पार्ट गलत है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसे आप एफआईआई भी कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो आपकी शॉर्ट टर्म के लिए करी जाती है। क्लियर? और ये बनेगा 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बनेगा आपका बी ऑप्शन। 1, 2, 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? याद रखिए, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। कैपिटल अकाउंट मतलब एफडीआई, एफआईआई, एफपीआई, अदर इन्वेस्टमेंट्स, रिजर्व अकाउंट, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, आपने लोन लिया आपने कहीं से, वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, फॉरेन कंट्री से, वो सारा का सारा कैपिटल अकाउंट में पार्ट आता है। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है पब्लिक अकाउंट के लिए, उसमें स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये आपका पॉइंट गलत है जी। पहली बात तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग ही होते हैं, ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। 25 से मेंबर ज़्यादा नहीं हो सकते, 22 से मेंबर ज़्यादा नहीं हो सकते। 15 आपके लोकसभा से होते हैं, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। ये नंबर फिक्स है, ये पॉइंट गलत। जब पहला पॉइंट गलत होता है तो आप इसको गलत करेंगे, इसको गलत करेंगे, मतलब दूसरे और तीसरे में या थर्ड में ही ऑप्शन सही बनेगा। इट स्क्रूटिनाइज द अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। जितने भी फाइनेंस अकाउंट होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल होते हैं, ये स्क्रूटिनाइज करता है, उनकी जांच करता है, लेखकों की जांच करता है, जिसमें आपके गवर्नमेंट के बहुत सारे अकाउंट्स जैसे रेलवे अकाउंट हो गया, डिफेंस अकाउंट और आपका सिविल मिनिस्टर्स के अकाउंट, ये सारे चेक करता है। बिल्कुल सही है। थर्ड देखिए जी क्या है। इट एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी। ये सीएजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि क्या करता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। वो अपनी रिपोर्ट जो जाती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है ये आगे सारा कुछ देखती है और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग की रिपोर्ट को पब्लिश कर देती है कि कैग ने घोटाला निकाला। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। 2nd and 3rd इज द राइट आंसर। 2nd and 3rd इज द करेक्ट वन, बिल्कुल सही है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है आपकी फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। फाइनेंशियल कमेटीज़ जो अगर हम बात करते हैं वो 3 होती हैं। 3 कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ये आपकी जो है तीनों कमेटीज़ होती हैं इसमें। क्लियर? पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टिमेट कमेटी को सिस्टर कमेटी और ट्विन कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं। एस्टिमेट कमेटी में 30 के 30 लोग होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
इनमें से ऐसे कौन से मिनरल्स हैं जो आपको बॉडी को रिक्वायर होते हैं फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द मसल्स, मसल की कंसंट्रेशन में आपको हेल्प करते हैं। कैल्शियम की बात करें, आयरन की बात करें, सोडियम की बात करें, इनमें से कौन से होंगे? ये सारे के सारे कैल्शियम, आयरन, सोडियम सब आपको चाहिए होता है। कैल्शियम की बात करते हैं, आपको पता है कैल्शियम आपकी हड्डियों के लिए चाहिए होगा, हड्डियों के लिए चाहिए होगा, आपके जितनी भी मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह होती है, उसमें आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। आयरन बिल्कुल सही है जी, ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, जिसमें एनर्जी, ऑक्सीजन वगैरह वो आयरन लेके आता है। सोडियम बिल्कुल जितने भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं मसल में कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो सारे के सारे ये प्रोवाइड करते हैं, सोडियम पोटाशियम भी प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। 1 2 3 इज द राइट आंसर। 1 2 3 इज द करेक्ट वन। फोटोकेमिकल स्मोक जो होती है ये रिजल्टेंट है। देखिए फोटो मतलब लाइट, सनलाइट, केमिकल, स्मोक मतलब स्मोक और फोग। स्मोक और फोग तो है प्लस केमिकल्स भी हैं। वो केमिकल्स में कौन कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो सकता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं, ओजोन हो सकती है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट वगैरह हो सकती है। तो दीज आर द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे देखिए जी NO2 भी कह सकते हैं, ओजोन भी कह सकते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिल्कुल ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये गलत हो गया। यहाँ पे NO2 ठीक है, CO2 गलत है, CO गलत है, ये गलत हो गया, ये वाला कार्बन मोनोऑक्साइड गलत हो गया। तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये होती है आपकी फोटोकेमिकल स्मोक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये देखिए जी, वाटर हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक एसिड बना लिया, और उसमें नाइट्रिक एसिड जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लिया, नाइट्रॉक्स ऑक्साइड बना लिया, एटॉमिक ऑक्सीजन निकली, हाइड्रोकार्बन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ऑक्सीजन गई, ओजोन गई, ये आपका स्मोक बन जाती है एटमॉस्फेयर में, फोटोकेमिकल स्मोक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट होती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जब आप टैटू करवा लेते हो? टैटू करवाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? चिकनगुनिया की अगर हम बात करें, ये गलत है। चिकनगुनिया जो है आपका मच्छर से होता है, एडिस एजिप्टी के कारण देखने को आपको मिलता है, मच्छरों के कारण फैलता है जब वो प्रिक करते हैं। ये आपका पॉइंट गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो आंसर सीधा आपका बनेगा सेकेंड एंड थर्ड। चलते हैं ऑप्शन में। हेपेटाइटिस बी, ये लीवर की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल लीवर के अंदर जो है आपका ब्लड के साथ कोई दिक्कत हो, वायरल इन्फेक्शन हो सकती है, बिल्कुल फैल सकता है। HIV एड्स बिल्कुल फैल सकता है। HIV एड्स जिसके अंदर कंटेमिनेटेड अगर इन्फेक्टेड ब्लड स्टेन्स हो जाएं, अगर उसके अंदर ब्लड स्टेन्स हो जाएं तो ऑब्वियसली बात है जब आप टैटू करवाएंगे प्रॉपर तरीके से वो जो है आपकी बॉडी में चला जाएगा और ये भी आपको देखने को मिलेगा, डिजीज़ फैल जाएगी। तो इसमें सेकेंड एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इन इंडिया डेफिशिएंट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब होता है घाटे के समय पैसे दे रहे हैं आप। घाटे के समय पैसे देने का मतलब घाटा किसको पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। घाटा पड़ा तो RBI उसको पैसे दे देगा। RBI जब पैसे देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या तो नए नोट छाप के देगा, जब मार्केट से खींच लेगा। इससे क्या होगा? मार्केट में इन्फ्लेशन तो होगी होगी। इन्फ्लेशन इसीलिए होगी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी तो ऑब्वियसली बात है लोगों को काम मिलेगा, लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी, ग्रोथ हो जाएगी, इंप्लॉयमेंट मिलेगी, पैसा मिलेगा और एट द एंड इन्फ्लेशन चांसेस बनेंगे। तो ये डेफिशिएंट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों करती है? मेनली ये क्या करती है? ये डेफिशिएंट फाइनेंसिंग के रीज़न क्या होते हैं? कोई गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके डेवलपमेंट में हो, उसके लिए फंड्स चाहिए होगा। प्रोडक्शन को इंक्रीज, इनकम इंक्रीज, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कर सकती है। सेविंग को बचाने के लिए वो आपका कर सकती है, और आपका जो है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए भी जो है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कर सकती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका वन ऑप्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बताया था ना कि पैसा आएगा मार्केट में लगेगा, काम मिलेगा, पैसा मिलेगा और प्रॉपर तरीके से इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। या फिर डेफिशिएंट फाइनेंसिंग आप इस भी ऐसे भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वेलफेयर करना, लोगों को सुधार करना, सोसाइटी को वेलफेयर करना। क्लियर? जिसके अंदर जो स्टेट्स होती हैं वो आपका जो रेवेन्यू होता है, टैक्स रेवेन्यू, उसको जनरेट नहीं कर पाती। उसको जनरेट ना करने के कारण जो है ये आपका डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जो है कर ली जाती है। लेकिन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग जैसी होगी वो ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को आपको मिलेगी। इसीलिए इसका आंसर क्या बनेगा? वन ऑप्शन बनेगा। इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? जिसमें RBI जो होता है वो बैंकों को पैसे दे देता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है बैंकों को। क्लियर?
और अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोवाइड करता है, इसका मतलब बैंक के पास पैसा गया लॉन्ग टर्म में। अगर हम बैंक रेट को इंक्रीज कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है बैंक्स के पास पैसा कम जाएगा, लेस जाएगा तो ऑब्वियसली बात है लोगों के पास कम जाएगा, लोगों के पास कम जाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है काम नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, डिमांड आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन जो हो रही थी वो आपकी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कौन सी पॉलिसी ये क्यों किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करती है, डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, क्लियर, डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी एंड डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी एंड आपका जो है कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी फॉलो करती है, ये याद रखना, क्लियर, तीनों एक ही नाम है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल, गलत हो गया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी हो जाएगी। सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक, ये गलत है, लोन तो प्रोवाइड करेगा, जिसके पास पैसे हैं वो ले जाओ। ये फॉलो करती है इजी मनी पॉलिसी, गलत हो गया। ये फॉलो करती है टाइट मनी पॉलिसी, ये बिल्कुल सही हो गया। टाइट मनी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी और आपकी डियर मनी पॉलिसी फॉलो करती है अगर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। आरबीआई जो होता है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को किन मैटर्स के ऊपर, आरबीआई रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक्स को लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा कि कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कैश में तब्दील हो जाए, जैसे गोल्ड, बॉन्ड, शेयर वगैरह, क्लियर, तो ये करेगा। दूसरा ब्रांच एक्सपेंशन, बिल्कुल आपके हिदायतें प्रोवाइड करता है, क्वालिटेटिव मेजर्स में आता है। मर्जर ऑफ बैंक्स बिल्कुल कर सकता है, वाइंडिंग ऑफ द बैंक्स बिल्कुल कर सकता है, हाल फिलहाल में आपने देखे भी होंगे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सारे काम ये जो है आरबीआई के अंतर्गत आते हैं, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखो बैंक, मैंने आपको बताया था, बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकर्स बैंक, इशू ऑफ द करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारे के सारे काम किसके हैं, आरबीआई के। आरबीआई बना था जो आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को बना था, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से, जो 1926 में आया था। और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। क्लियर, ये याद रखना है सारे के सारे पॉइंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, एक कंट्री लेन देन कर रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही है गुड्स और सर्विसेज का, और एक विद इन द डेफिनेट टाइम पीरियड, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें हम गुड्स भी लेंगे, सर्विसेज भी लेंगे, क्लियर, ध्यान रखना। और इसमें क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। देखते हैं क्या, ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, नॉर्मली ए ईयर, ये पॉइंट सही है। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, नहीं, अकेली एक्सपोर्ट गुड्स का नहीं बात कर रहा, इंपोर्ट का भी करता है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट्स, पहली बात तो ये स्टेटमेंट आपकी सही हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट वर्ड यूज कर दिया इन्होंने, जब गवर्नमेंट वर्ड यूज कर दिया तो गलत हो गया। पहली बात तो ये क्या कर रहे हैं, रेजिडेंट के साथ जो है आपकी, जो आपके रेजिडेंट्स हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, ना कि गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है, ये गलत हो गया। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, गलत, कैपिटल मूवमेंट नहीं, तो ये बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, दोनों चीज़ों को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर, ध्यान रखना इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आती हैं। अगर मैं कहूँ बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ और गुड्स की बात आएगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आएगी, क्लियर। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स और सर्विसेज दोनों बात आती हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किसके टाइम पे हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये तब लॉन्च किया था जब क्रिप्स प्रपोजल हमारे देश में आया था, और इसकी ये बातें हमने इनकार कर दी थी, अगस्त 1942 के अंदर ये आया था, तो इसीलिए आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। और जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये महात्मा गांधी जी ने एक क्लैरिटी दे दी थी ब्रिटिशर्स को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने के लिए, और ये 8 अगस्त 1942 के अंदर स्टार्ट करी गई थी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बैठी थी मुंबई के अंदर, जहां पे गांधी जी ने दिया था नारा डू और डाई का, करो या मरो की बात करी थी। ग्वालियर टैंक था आपका कहां पे, डेट इज इन द बॉम्बे, और ये मैदान था अगस्त क्रांति मैदान, उसको हम कहते हैं, वहां पे करी थी। अरुणा आसफ अली, जिसे आप कहते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी, अरुणा आसफ अली जिसे आप कहते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर जो है, जिन्होंने ग्वालियर टैंक के ऊपर जो है तिरंगा लहराया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। ये क्विट इंडिया वर्ड जो है ये किसने कॉइन किया था, यूसुफ मेहरली ने जो है ये वर्ड दिया था, यूसुफ मेहरली ने वर्ड दिया था। ये यूसुफ मेहरली वही पर्सन है जिन्होंने साइमन गो बैक का भी वर्ड दिया था, साइमन गो बैक की वर्ड यूज किया था, ये ध्यान रखना, क्लियर। अब बात ये है
कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट का रीजन क्या था, अगेन क्रिप्स प्रपोजल, क्लियर। दूसरी बात ये है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर जो है आपकी आईएनसी पार्टिसिपेट करना नहीं चाहती थी और फुली इंडिपेंडेंस के तरीके से वो प्रिपेयर थी इस टाइम पे, क्लियर। याद रखिए इंपॉर्टेंट है, दे के इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, क्लियर। और इनकी डिमांड क्या थी, सिर्फ कि हमें प्रोविजन यानी कि हमारी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दो और जो विड्रॉ कर दो ब्रिटिश सरकार का वहां से हटा दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, ये याद रखना। और इसी टाइम पे ही, क्विट इंडिया टाइम पे ही आपने बहुत सारी नेशनल गवर्नमेंट की बात तो करी थी और आपने पैरेलल गवर्नमेंट भी यहाँ पे बना ली थी। पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ कहाँ बनाई थी, बलिया के अंदर, बलिया यूपी, तामलुक वेस्ट बंगाल और सतारा डेट इज इन द महाराष्ट्र। यहाँ पे जो है आपने पूरी की पूरी जो है पैरेलल गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर ली थी। और जब भारत छोड़ो आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया तो यहाँ पे लोग हिंसाजनक हो गए थे, तो ये वायलेंट मूवमेंट बन गई थी, वायलेंट मूवमेंट, क्लियर। और एक चीज़ आपको ध्यान रखिए, गांधी पूछा जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के लीडर कौन थे, तो आपने कहना है लीडरलेस मूवमेंट थी, कोई लीडर नहीं था। अगर वहाँ पे लीडरलेस ऑप्शन में नहीं आता तो आपको महात्मा गांधी के ऊपर टिक करना पड़ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर, याद रखिए। और मैं आपको और चीज़ बता दूं, महात्मा गांधी जी के साथ कौन कौन से जो लोग हैं अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, और जेपी नारायण जी, अरुणा आसफ अली, बिजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये सारे लोग बड़े बड़े लोग जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, ये अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। उषा मेहता जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर जो है सेटअप किया था अंडरग्राउंड, ये सारी की सारी जो है मूवमेंट को बताता था। मुस्लिम लीग की बात करूं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करता हूं, हिंदू महासभा की बात करता हूं, तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। लीग ने सपोर्ट इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वो इंडिया को पार्टीशन करना नहीं चाहते थे, वाज नॉट इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश लिविंग इंडिया विदाउट द पार्टीशनिंग। मतलब क्या है कि जो मुस्लिम लीग है वो चाहते थे कि अंग्रेज सीधा ना जाएं, अंग्रेज हमें पार्टिसिपेशन मतलब डिवाइड करके जाएं फिर चले जाएं, क्लियर। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसलिए नहीं पार्टिसिपेट किया था क्योंकि वो सोवियत यूनियन के साथ जो है अलाइज थी। हिंदू महासभा ने क्विट इंडिया वर्ड को बाइकआउट किया था, ये कह रहे थे कि हाँ ये इंटरनल डिसऑर्डर पैदा कर रहा है तो ये चीज़ नहीं बनेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। और जो क्रिप्स मिशन की बात करी 1942 में भेजा था, ये किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि जापानीज फोर्सेज जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा इतने लेवल पे काम कर रही थी कि अंग्रेजों के घुटना टेकने की बात हो रही थी यहाँ पे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और क्रिप्स प्रपोजल में हमने डिनाई इसलिए किया था, इन्होंने कहा था कि हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, लेकिन जीतने के बाद जैसे हम सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म कर लेते हैं, क्लियर। इमीडिएट कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए क्रिप्स प्रपोजल को गांधी जी ने बोला था पोस्ट डेटेड चेक कौन है, क्रम्बलिंग बैंक। पोस्ट डेटेड चेक, आगे की तारीख का चेक जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले क्रिप्स मिशन को दे दिया गया था, गांधी जी ने वर्ड यूज किया था। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, पैथिक लॉरेंस थे इसमें, और स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा संविधान बना। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है जिसके कारण जो डिस्कस हुई थी आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुई थी। साइमन कमीशन जो है ऑल आर द वाइट मेंबर्स, नो इंडियन मेंबर वर देयर। 27 में बना था, 28 में भारत में आया था और साइमन गो बैक के यहाँ पे नारे लगे थे। वेवल प्लान 45 में, और अगेन ये भी फेल हुआ था। तो दिस इज आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए जी, पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन बिकॉज। साइमन कमीशन के अगेंस्ट क्यों जो है यहाँ पे नारे लगे थे और क्यों बोला था कि हाँ हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। साइमन कमीशन जैसे मैंने अभी आपको बताया 1927 में आया था, 27 में बना था, 28 में भारत में आया था। सभी जगह के ऊपर एजुटेशन इसीलिए चल रही थी क्योंकि साइमन कमीशन आया था प्रोविंशियल डायरकी के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए। जो 19 को जब द्वैत शासन की बात थी 1919 में, उसमें इन्होंने बोला था कि हम 10 साल बाद बनाएंगे, दोबारा रिपोर्ट बनाएंगे, उसके लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। साइमन कमीशन आया इंडिया में, इसमें कोई भी वाइट मेंबर, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे के सारे वाइट मेंबर थे, इसीलिए इंडियंस ने इसको एजिटेट किया, इसीलिए इंडियन ने इनको बहिष्कार किया, बिकॉज देयर वर नो इंडियन मेंबर, कि हाँ अपनी रिपोर्ट बना देंगे और अपनी डिस्कशन करके चले जाएंगे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। अब आपकी कुछ न्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। मेरा गांव मेरा गौरव, ये जो है मेरा गांव मेरा गौरव एक्चुअली है क्या, एक्चुअली ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, ICAR का, जो आपके बहुत सारे गाँव के अंदर जो है काम करता है, जो आपकी फार्म ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करता है प्रॉपर तरीके से। और इसमें क्या होता है कि आपकी मिनिस्ट्री जो है एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री की जो आपका क्लीनिनेस प्रोग्राम भी देखती है
और क्लीनिनेस प्रोग्राम भी देखती है और प्रॉपर तरीके से जो है आपको साइंटिस्ट जो है प्रोवाइड करके देती है। और इसके अंदर जो होते हैं आपको प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी और एडवाइजरी, मतलब जो आपके साइंटिस्ट होंगे वो आपको एडवाइस देंगे। और इसमें सीधा का सीधे जो साइंटिस्ट है बात होगी आपकी प्रॉपर तरीके से फार्म प्रैक्टिसेस अच्छी करने के लिए, जिसके अंदर जो फार्मर्स होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ मिलती चली जाएगी। 4 साइंटिस्ट का एक ग्रुप होगा जो आपके गांव को अडॉप्ट करेगा और ये गांव जो होंगे 50 से 100 किलोमीटर्स के एरिया में होंगे, जो उसका वर्किंग एरिया होगा 50 से 100 किलोमीटर्स के एरिया में, ताकि वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्टेड गांव को प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फार्म बेस्ट प्रैक्टिसेस और अपनी नॉलेज दे सके और अपनी क्लीननेस और प्लस गांव की उन्नति कर सके। सो दिस इज द मेरा गांव मेरा गौरव, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर, मेरा गांव मेरा गौरव। अगला क्वेश्चन देखिए जी, ये न्यूज़ में भी था, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये कब लॉन्च करी गई थी? 2015 के अंदर लॉन्च करी गई थी। 2015 में ये एक उसका इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का, जिसके अंदर जो है एक सेविंग अकाउंट खुलेगा गर्ल चाइल्ड का। और ये गर्ल चाइल्ड का जो अकाउंट होगा या तो कमर्शियल बैंक्स में भी खुल सकता है या इंडियन पोस्ट ब्रांच में भी खुल सकता है। और इसके अंदर क्या होगा, जब आप ओपन करेंगे अकाउंट 250 रुपये जो है आपको रखना पड़ेगा और 250 रुपये आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा ओपन करने के लिए भी, और प्लस जितना आपका अकाउंट में जितने भी पैसे होते चले जाएंगे उसमें आपको मिनिमम 250 रुपये तो रखना पड़ेगा ताकि वो वर्क करता चला जाए। और मैक्सिमम अमाउंट आप इसमें जमा डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए। और ये जो आपका अकाउंट होगा मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा? 21 साल। 21 साल जितने भी आपके पैसा हो जाएगा वो आपको बच्ची को मिल जाएगा। और आप पैसा कुछ निकाल भी सकते हैं, जैसी लड़की 18 साल की हो जाती है तो कुछ पैसा आप निकाल सकते हैं। और ये पैसा तब तक निकाला जाएगा, 50% आपका निकाला जाएगा जो भी आपका पैसा होगा। और ये जो है आपका सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए आपको निकाल सकते हैं। तो ये है सुकन्या समृद्धि योजना। और इसमें क्राइटेरिया क्या है कि क्राइटेरिया ये है कि जो लड़की होगी वो इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए और लड़की की एज 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये 2 लड़कियां अकाउंट खुलवा सकती हैं एक फैमिली में, 2 अकाउंट्स। क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इंपॉर्टेंस क्या है सुकन्या समृद्धि योजना की? हाई इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और टैक्स बेनिफिट्स में भी आपको ₹1.5 लाख जो आपको टैक्स एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा आपका 1961 के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सुकन्या समृद्धि योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। देखिए जिसमें आपका जो स्पेशल फीचर्स भी हैं, ये देखो टैक्स रिबेट भी हो गया, इंटरेस्ट रेट आपको 9.1 पर ईयर भी आपको मिलेगा फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द गर्ल। क्लियर, और यहाँ पे 250 रुपये थी और यहाँ पे मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट जो है अब आपका 1000 रुपीज़, आपका 1000 रुपीज़ ना हो गया 250 रुपये है। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट गलत है, 250 रुपये है। क्लियर, 1.5 लाख रुपये तक आप कर सकते हैं और सेविंग है, ये वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं। 250 रुपये आप मिनिमम करेंगे इसमें डिपॉजिट। अगला देखिए जी, व्हाइट एंड ब्लैक फंगस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ व्हाइट एंड ब्लैक फंगस? न्यूज़ में चल रही है। व्हाइट फंगस जो होती है ये एक आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, एक जो है फंगल इन्फेक्शन है जो आपका वाइटिश मेम्ब्रेन कर देती है आपकी, या फिर आपकी स्किन से जो है वाइटिश डिस्चार्ज होने लग जाता है। ये कैंडिडा ग्रुप जो होता है, फंगस का ग्रुप होता है, वो आपका ये कॉज करता है। और इस फंगल इन्फेक्शन को आप क्या कहते हैं? कैंडिडियासिस आप इसको कहते हैं। और ये क्यों हो सकती है? अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करते हैं अनस्टराइल, अनस्टराइल का मतलब उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस सब कुछ लगा पड़ा है, फंगस लगी हुई है, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको हो सकता है। या फिर आप स्टेरॉइड को ओवर यूज़ कर रहे हैं तो आपको व्हाइट फंगस हो सकती है। और ये कहाँ पे होगी? लंग्स के ऊपर, स्किन के ऊपर, नेल्स के ऊपर, ब्रेन में, किडनी में और माउथ के ऊपर आपको जो है अटैक कर सकती है व्हाइट फंगस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, और इसमें क्या होगा, सिम्टम्स क्या होंगे? व्हाइट पैचेस बन जाएंगे ओरल कैविटी में और डिस्चार्ज होगा, स्किन के अंदर जो है आपकी स्किन कट जाएगी, निमोनिया के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, कफ, चेस्ट पेन, ऑक्सीजन लेवल आपका कम देखने को आपको मिलेगा। और इसमें व्हाइट फंगस को कंट्रोल करने के लिए एंटी फंगल जो आप ड्रग्स यूज़ करते हो, फ्लूकोनाजोल और जो है इट्राकोनाजोल जो है आप ओरली प्रोवाइड करते हैं इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। सो इसका मतलब सीधी सी बात है, अगर आप चीज़ खराब कर रहे हैं, धो के कपड़े पहने अपना, ठीक है, कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है स्टराइल करके, मतलब जो आप उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, साफ़ करके यूज़ करें। और एट द एंड जो है कोई भी आप मेडिकेशन के ऊपर हैं और अगर आप स्टेरॉइड वगैरह खा रहे हैं तो उसको ओवर यूज़ ना होने दें। और इट मीन्स जो है जितने जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके ऊपर मेनली आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज अ व्हाइट फंगस। अब चलिए रहे
ब्लैक फंगस की तरफ। ब्लैक फंगस जो है रेयर है और सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जिसको आप म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बता दिया। और ये मोल्ड्स के कारण, म्यूकोरमाइसीट्स के कारण देखने को मिलती है इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर जो साइनस होता है, लंग्स होती हैं इंडिविजुअल्स की, वो इफेक्ट हो जाती हैं। जो आपके अगर हम हवा के अंदर फंगस देखें तो इसमें आपके जो है फंगस और जो साइनसेस होते हैं, लंग्स होती हैं, ये इफेक्ट हो जाती हैं, जिसके अंदर जो होगा आपका जो है प्रॉब्लम देखने को आपको मिलेगी। और अगेन आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को देखने को मिलती है ब्लैक फंगस। क्लियर। और इसमें आप जो है सलाइन वाटर आप इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, एम्फोटेरिसिन बी और एंटी फंगल थेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं 4 से 6 हफ्तों के लिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ ब्लैक फंगस। क्लियर, याद रखिए। अब चलते हैं जी एक क्वेश्चन और जो आपको पेपर में आता है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्लियर। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है ये दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पास होके और राष्ट्रपति ने इसको अप्रूव किया था 1958 में। और इसको हमने बिल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर बिल को हमने आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 घोषित कर दिया था। और ये हमेशा उन एरियाज में लगता है जो आपके पब्लिक ऑर्डर को, यानी कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया में जो है हम घोषित करते हैं। क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, लोग जो है गैदर इकट्ठा नहीं हो सकते, 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक एरिया में इकट्ठा नहीं हो सकते। और इसमें जो मिलिट्री पीपल होते हैं उनके पास क्या क्या पावर्स होती हैं। आर्मी कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट ए वारंट। विदाउट वारंट आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं किसी भी प्रोमाइसिस के अंदर, घर के अंदर जा सकते हैं विदाउट ए वारंट। क्लियर। और आप जो भी आपकी फायर आर्म्स हैं उनको बैन कर सकते हैं कि आप जो है आपके पास हथियार वगैरह हैं ये आप नहीं रख सकते, बैन कर सकते हैं। ये आपका पूरा का पूरा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। और इसके अंदर अगर आप एनी अरेस्टेड पर्सन और टेकन इनटू द कस्टडी मे बी हैंडेड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अलोंग विद द रिपोर्ट डिटेलिंग द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू अरेस्ट। मतलब अगर आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हो तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को आप दे दोगे और उसमें आप बताओगे कि आपने इसको जो है आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है। अब बात करते हैं कि डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस एरिया में अफस्पा लगता है। ये अफस्पा जो है डिस्टर्ब एरिया वो है जो आपका सेक्शन 3 ऑफ अफस्पा एक्ट के अंदर लिखा गया है, जिसके अंदर अगर आपके एरिया के अंदर जो डिस्प्यूट पड़ा हुआ है किसी रिलीजन को लेके, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए, लैंग्वेज को लेके, रीजनल ग्रुप्स, कास्ट कम्युनिटीज को लेके जो है उस एरिया में अगर झड़प चल रही है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका डिस्टर्ब्ड एरिया होता है। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नर स्टेट के या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये उस एरिया के अंदर जो है आपको डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है, चाहे वो स्टेट है, चाहे वो स्टेट का कोई भी एक इलाका है, चाहे पूरी स्टेट है, तो उसमें ये क्या कर देंगे, उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर देंगे। तो यही बात इसमें देखने को आपको मिली कि आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं और अगर आपने अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को पुलिस स्टेशन को आप देंगे और अपनी जो है कार्रवाई आगे वो करता चला जाएगा। क्लियर। से वही सेम चीज़ है जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मणिपुर के अंदर जो है 1980 में लगा हुआ था और वहाँ पे एक लड़की थी, एक्टिविस्ट थी जो है शर्मिला जी, और इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी। मतलब 2000 ईयर तक जो है इन्होंने ये भूख हड़ताल करी थी कि अफस्पा को हटाने के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, याद रखिए। अगला देखिए जी, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल। प्रवासी मतलब डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा की बात चल रही है। और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक लॉन्च किया है, एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल, और मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी है, जिसके अंदर जो है आप इंडियन डायस्पोरा के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट हो सकते हैं। और इसमें डायस्पोरा यानी कि जो बाहर वाले लोग हैं और इंडियन लोग हैं वो वेब के साथ जो है अपना मिशंस को, अपनी चीज़ों को बात कर सकते हैं और अपना मिशंस को पता कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जितने भी NRIs हैं, ओवरसीज सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये अपने आप को दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग स्कीम है उसका बेनिफिट वो ले पाएंगे। क्लियर। जितनी भी नई है और एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल के थ्रू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये आपके मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो है लॉन्च करी है, ये आपको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। यहाँ पे देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द एक्सटर्नल अफेयर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते रहते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।